एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम सेक्शन 6 में दिए गए बाकी के 3 मोड्स ऑफ रिवोकेशन जो कि लैप्स ऑफ टाइम, बाय फेलियर टू एक्सेप्ट कंडीशन प्रेसिडेंट और बाय डेथ और इंसैनिटी ऑफ ऑफर है, इन्हें समझेंगे। इससे पहले की वीडियोस में हमने सेक्शन 6 क्लॉज 1 में दिए गए नोटिस ऑफ रिवोकेशन को पहले ही समझ लिया है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत हम लैप्स ऑफ टाइम को समझने से करते हैं, जिसके बारे में सेक्शन 6 क्लॉज 2 में दिया गया है। अगर हम सेक्शन 6 क्लॉज 2 की वर्डिंग को देखें तो इसके अकॉर्डिंग अगर किसी प्रपोजल में कोई टाइम प्रिस्क्राइब किया गया है एक्सेप्टेंस के लिए, तो उस प्रिस्क्राइब्ड टाइम के लैप्स हो जाने के बाद, यानी कि उस प्रिस्क्राइब्ड टाइम के बीत जाने के बाद कोई प्रपोजल रिवोक हो जाएगा। और अगर किसी प्रपोजल में मान लीजिए कोई टाइम नहीं प्रिस्क्राइब किया गया है एक्सेप्टेंस के लिए, तो एक रीज़नेबल टाइम के लैप्स हो जाने के बाद, यानी कि एक रीज़नेबल टाइम बीत जाने के बाद उस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकेगा, यानी कि वो ऑफ़र रिवोक हो जाएगा, बशर्ते उस रीज़नेबल टाइम के लैप्स होने से पहले जो एक्सेप्टर है उसने अपना कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं किया हो। अगर हम देखें तो सेक्शन 6 क्लॉज 2 टाइम के लैप्स होने के लिए 2 सिचुएशंस देता है। पहला वो जहां किसी प्रपोजल में एक्सेप्टेंस के लिए टाइम प्रिस्क्राइब किया गया है, और दूसरा वो जहां किसी एक्सेप्टेंस के लिए कोई टाइम प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है। अगर हम ये देखें कि अगर किसी प्रपोजल में टाइम प्रिस्क्राइब किया गया है, तो जैसा कि हमने पहले समझा कि उस प्रिस्क्राइब टाइम के बीत जाने के बाद वो ऑफ़र रिवोक हो जाएगा। अगर हम इसे एक एग्जांपल से समझें तो मान लेते हैं कि ए ने बी को कोई ऑफ़र दिया और उससे कहा कि तुम इस ऑफ़र का एक्सेप्टेंस मुझे 25 दिसंबर तक ही दे सकते हो। लेकिन मान लीजिए बी ने 25 दिसंबर तक अपने एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन ए से किया ही नहीं, तो यहाँ 25 दिसंबर के बाद यानी कि 26 दिसंबर से वो ऑफ़र रिवोक हो जाएगा और अब बी के एक्सेप्टेंस का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। जैसा कि हमने देखा कि अगर टाइम प्रिस्क्राइब किया गया है फिर भी, और अगर टाइम नहीं प्रिस्क्राइब किया गया है फिर भी, इन दोनों ही कंडीशंस में कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस उस टाइम के लैप्स होने से पहले कंप्लीट नहीं होना चाहिए। तो सेक्शन 4 में बताया गया है कि कब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगा। तो सेक्शन 4 का क्लॉज 2 कहता है कि जो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है वो प्रपोजर के अगेंस्ट तब कंप्लीट होगा जब उस एक्सेप्टेंस को कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल दिया जाए, और वहीं वो एक्सेप्टेंस एक्सेप्टर के लिए तब कंप्लीट होगा जब प्रपोजर को उस एक्सेप्टेंस की नॉलेज हो जाए। इसका मतलब है कि अगर हम फिर से एक एग्जांपल देखें तो मान लीजिए कि ए ने बी को वही ऑफ़र दिया और उससे कहा कि 25 दिसंबर तक वो उसके ऑफ़र को एक्सेप्ट करे। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पर जो बी है उसने 21 दिसंबर को ही अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ए के लिए पोस्ट कर दिया है, लेकिन ए को उसका वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस 26 दिसंबर को, यानी कि जो प्रिस्क्राइब्ड टाइम है उसके बाद मिलता है, तो भी यहाँ पे इस ऑफ़र को एक्सेप्टेड माना जाएगा, क्योंकि बी ने अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस प्रिस्क्राइब्ड टाइम से पहले ही पोस्ट कर दिया था। और अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 प्रपोजर के लिए वो जो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है वो तभी कंप्लीट हो चुका था जब बी ने अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया था। इसके लिए हम एक केस लॉ देखेंगे, उसका नाम है ब्रूनर वर्सेस मूरे। इस केस लॉ में एक ऑफ़र होता है जिसे एक्सेप्ट करने के लिए मार्च एंड तक का टाइम दिया गया था। तो इसमें जो ऑफरी है, यानी कि जिसे ऑफ़र दिया गया है, उसने अपना जो एक्सेप्टेंस है वो 28 मार्च को पोस्ट किया, और जो प्रपोज़र है उसे वो एक्सेप्टेंस लेटर 30 मार्च को मिला। तो इस केस के हेल्ड में यही कहा गया कि यहाँ पे उस ऑफ़र को स्टिपुलेटेड टाइम यानी कि मार्च एंड से पहले ही एक्सेप्ट कर लिया गया था, इसलिए यहाँ पे एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है। इसके अलावा हम एक इंडियन लॉ देखेंगे जो कि है आर विनोद कुमार वर्सेस सेक्रेटरी किलपोक मेडिकल कॉलेज मद्रास। ये मद्रास हाई कोर्ट का केस लॉ है। तो इस केस के फैक्ट में जो किलपोक मेडिकल कॉलेज होता है उसने अपने यहाँ प्रोफेशनल कोर्सेज यानी कि एमबीबीएस के कोर्स में एडमिशन के लिए एक नोटिफिकेशन इशू किया। नोटिफिकेशन मतलब आजकल जब हम कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो एक पीडीएफ हमें मिलता है जिसमें बताया जाता है कि हमें कहाँ फॉर्म भरना है, कैसे भरना है, क्या क्या डिटेल्स देनी है। तो उसी नोटिफिकेशन को किलपोक मेडिकल कॉलेज ने इशू किया,
इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो सिलेक्शन कमेटी ऑफिस है, यानी कि जिनकी जिम्मेदारी है स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना एमबीबीएस के कोर्स के लिए, वहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का लास्ट डेट था 15 जुलाई 1994। और ये एप्लीकेशन शाम 5:30 बजे तक ही सबमिट किया जा सकता था। और इसके अलावा उस नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया कि जो एप्लीकेंट्स हैं, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं, वो अपना एप्लीकेशन सिलेक्शन कमेटी ऑफिस में 2 तरीके से दे सकते हैं। पहला कि या तो वो वहाँ पे खुद पर्सनली आकर अपना एप्लीकेशन सबमिट कर दें, या फिर पोस्ट के ज़रिए अपने एप्लीकेशन को भेज दें। और ये जो पोस्ट के ज़रिए अपने एप्लीकेशन भेजना था, इसके लिए जो कॉलेज है उसने अपना एक कवर भी प्रोवाइड किया था, यानी कि अपना एक एनवेलप भी प्रोवाइड किया था जिस पर उस कॉलेज का एड्रेस वगैरह पहले से ही प्रिंट था। तो इसके बाद यहाँ पे जो पिटिशनर है उसने अपना जो एप्लीकेशन है उस कॉलेज में एडमिशन के लिए उसे 11 जुलाई 1994 को पोस्ट कर दिया, जो कि जाहिर सी बात है 15 जुलाई से पहले था। लेकिन उसका ये जो एप्लीकेशन है वो रिस्पोंडेंट यानी कि कॉलेज तक 16 जुलाई 1994 को पहुंचा, जो कि जो टारगेटेड डेट था, यानी कि जो 15 जुलाई लास्ट डेट था उसके बाद पहुंचा। तो जब ये जो रिज़ल्ट है वो न्यूज़पेपर में आया तो उसमें पिटिशनर ने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पाया, और वो भी तब जब उसका जो मार्क्स था वो कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा था, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उसका जो एप्लीकेशन है वो लेट हो गया था। तो इसलिए उसने मद्रास हाई कोर्ट में रिट ऑफ मैंडेमस के इशुएंस के लिए एक रिट पिटीशन डाला और कहा कि जो कोर्ट है वो कॉलेज को ये डायरेक्शन दे कि उसका एमबीबीएस के कोर्स में एडमिशन ले लिया जाए। और इसके लिए यहाँ पे पिटिशनर ने ये कंटेंशन दिया कि जब पिटिशनर ने अपना एप्लीकेशन पोस्ट ऑफिस को दिया तो पोस्ट ऑफिस को अपना एप्लीकेशन देना कॉलेज को अपने एप्लीकेशन देने के ही बराबर है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ जो पोस्ट ऑफिस है वो कॉलेज के एजेंसी की तरह काम कर रहा था। तो इसलिए क्योंकि एप्लीकेशन को पोस्ट ऑफिस को लास्ट डेट से पहले ही दे दिया गया था, इसलिए यहाँ पर उसने अपना जो एप्लीकेशन है वो लास्ट डेट से पहले ही टाइम पर सबमिट कर दिया था। और वही रिस्पोंडेंट यानी कि कॉलेज ने अपने कंटेंशन में दिया कि उनका जो नोटिफिकेशन है वो सिर्फ ये बात नहीं बता रहा था कि उनको अपना एप्लीकेशन देना कैसे है, बल्कि उसने लास्ट डेट और टाइम भी बताया था। और क्योंकि जो पिटिशनर का एप्लीकेशन है वो लास्ट डेट के बाद और जो प्रिस्क्राइब टाइम है उसके बाद आया, इसलिए उसका जो एप्लीकेशन है वो एमबीबीएस की एडमिशन के लिए कंसिडर नहीं किया जा सकता। तो यहाँ कोर्ट के सामने प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी के एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन अराइज होता है, और इसके साथ ही उनके सामने ये भी क्वेश्चन अराइज होता है कि यहाँ पे पोस्ट ऑफिस को हम किसकी एजेंसी माने, पिटिशनर की या फिर रिस्पोंडेंट की। क्योंकि अगर पोस्ट ऑफिस पिटिशनर का एजेंसी हुआ तो फिर यहाँ पर उसका जो एप्लीकेशन है वो टाइम पे सबमिट नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर वही पोस्ट ऑफिस कॉलेज की एजेंसी मानी गई तो फिर उसका वो एप्लीकेशन टाइम पर सबमिट माना जाएगा। तो हम यहाँ देख लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी क्या होता है। तो एजेंट हम किसी ऐसे इंसान को कहते हैं जिसे हमने अपने बिहाफ पर कोई काम करने के लिए ऑथराइज किया हो, यानी कि हमारा वो जो एजेंट होगा वो हमारे बदले उस काम को कर सकता है। अगर हम इसे एक एग्जांपल से समझें तो मान लीजिए ए कोई सेलर है और उसे अपना घर बेचना है। उसने बी नाम के किसी ब्रोकर या अटॉर्नी से संपर्क किया और उससे कहा कि वो उसे अपना घर बेचने में सहायता करे। तो अब यहाँ पे बी ने जो पोटेंशियल बायर्स है, यानी कि जो उसका घर खरीद सकते हैं, उनसे कांटेक्ट किया। तो यहाँ पे हम बी को कहेंगे कि वो ए का एजेंट है, यानी कि यहाँ पे बायर्स और बी के बीच में अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है तो हम यही कहेंगे कि यहाँ पे बायर्स और ए के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ है। अब हम देख लेते हैं कि इस केस का हेल्ड क्या था। इस केस का जो हेल्ड है वो रिस्पोंडेंट यानी कि कॉलेज के फेवर में आता है। कोर्ट ने अपने हेल्ड का रीजन बताते हुए ये कहा कि जो पोस्ट ऑफिस है हम उसे पिटिशनर की एजेंसी मानेंगे, और इसका कारण बताते हुए कोर्ट ने कहा कि क्योंकि नोटिफिकेशन में एप्लीकेशन के सबमिशन के लिए 2 ऑप्शंस दिए गए थे। पहला था कि कोई पर्सनली आकर अपना एप्लीकेशन सबमिट करे, और दूसरा था कि कोई पोस्ट कर दे। और यहाँ पे एप्लीकेंट के पास इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज करने का राइट था। इसीलिए यहाँ पर जब एप्लीकेंट ने
पोस्ट ऑफिस को चूज किया तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस कॉलेज का नहीं बल्कि पिटिशनर की एजेंसी मानी जाएगी। और वहीं कोर्ट ने कहा कि लेकिन अगर मान लीजिए इस नोटिफिकेशन में कोई ऑप्शन ही नहीं होता और कॉलेज ने सीधे कहा होता है कि हम केवल उन्हीं एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट करेंगे जो पोस्ट के ज़रिए आए हों, तो फिर यहाँ पे हम ये कहते हैं कि हाँ, पोस्ट ऑफिस जो है वो कॉलेज की एजेंसी की तरह काम कर रहा है। तो पोस्ट ऑफिस में अपना जो एप्लीकेशन है वो पोस्ट कर देना कॉलेज में सबमिशन के ही बराबर होगा। और साथ ही कोर्ट ने कहा कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी है, अगर हम उसे कॉलेज एडमिशन्स या फिर मान लीजिए जो रिक्रूटमेंट्स हैं, अगर हम उसमें अप्लाई करेंगे तो फिर ये जो पूरा प्रोसेस होगा एडमिशन या फिर रिक्रूटमेंट का, ये उन्हें डिसरप्ट कर देगा। क्योंकि यहाँ पे पहली बात तो कॉलेज या फिर जो भी रिक्रूटमेंट कर रहे हैं उनके बीच में कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। और साथ ही उसने कहा कि अगर यहाँ पे हम ये समझ लें कि मान लीजिए पोस्ट ऑफिस को एप्लीकेशन दे देना मतलब कॉलेज को ही एप्लीकेशन दे देने के बराबर होगा, तो फिर मान लीजिए कि अगर कोई एप्लीकेशन पोस्ट ऑफिस से नहीं पहुँच पाता है तो फिर यहाँ पे तो कॉलेज को पता नहीं कितने ही समय तक एडमिशन के लिए वेट करना होगा, जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं होगा। क्योंकि वहाँ पे कई लोग ऐसे होंगे जिनका एप्लीकेशन पहले ही पहुँच गया और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका पोस्ट ऑफिस के ज़रिए नहीं पहुँचा। तो यहाँ पे कॉलेज या फिर ऐसी कोई भी चीज़ जो कि इतने बड़े पब्लिक लेवल पे काम कर रही है, वहाँ पे हम इस तरह के प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी को वैसे भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस केस में जो जस्टिस श्रीनिवास हैं उन्होंने अपना डिसेंट व्यू दिया। उनके व्यू के अकॉर्डिंग ये था कि क्योंकि ये जो दो ऑप्शन है, यानी कि जो एप्लीकेशन है पर्सनली भी दिया जा सकता है या फिर पोस्ट के ज़रिए भी दिया जा सकता है, तो यहाँ पे ये जो दोनों ऑप्शंस है वो कॉलेज ने ही दिए थे। अब एप्लीकेंट अगर उन दोनों में से कोई भी ऑप्शन चुने, लेकिन जो पोस्ट ऑफिस है हम उसे कॉलेज की ही एजेंसी मानेंगे। तो अब हम यहाँ पे अपना दूसरा टॉपिक देख लेते हैं, जिसमें था वेयर नो टाइम इज़ प्रिस्क्राइब्ड, जिसमें हमने ये जाना था कि अगर कोई भी टाइम प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है तो एक रीज़नेबल टाइम के एक्सपायर हो जाने के बाद वो ऑफ़र लैप्स हो जाएगा। तो इसके लिए हम जो केस लॉ पढ़ेंगे वो है श्री जया महल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड वर्सेस जेनिथ केमिकल प्राइवेट लिमिटेड। ये बॉम्बे हाई कोर्ट का केस लॉ है। तो इस केस लॉ में जो श्री जया महल है वो एक बिल्डिंग का नाम है जो कि कुछ ऑनर्स के द्वारा ज्वाइंटली ओन की जाती थी। इस बिल्डिंग में 6 फ्लोर्स थे और इसका जो ग्राउंड फ्लोर था वो जेनिथ केमिकल्स और पूना ऑटोमोबाइल्स 2 लोगों के पोजीशन में था और बाकी के जो ऊपर के फ्लोर्स थे वो वहाँ के रेजिडेंशियल टेनेंट्स के ऑक्यूपेशन में था। तो ये जो टेनेंट्स हैं उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक साथ मिलकर इसे एक हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह रजिस्टर करेंगे ताकि वो इस बिल्डिंग की ठीक तरह से मेंटेनेंस कर पाए। तो इसके लिए उन्होंने 3 जून 1978 को एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की, जिसमें उन्होंने जो रिस्पोंडेंट है यानी कि जो जेनिथ केमिकल है और जो पूना ऑटोमोबाइल है उन्हें अपने इस डिसीजन के बारे में बताया और कहा कि वो सभी अपना जो सोसाइटी में एनरोलमेंट के लिए जो कंसेंट लेटर है वो और उसके साथ ही जो कंट्रीब्यूशन है यानी कि जो मेंटेनेंस चार्ज है वो सब सबमिट कर दें। और इसके बाद उन्होंने एक और अगली मीटिंग की 17 जून 1978 को, जहाँ पे उन्होंने ये डेट डिसाइड की कि वो कब जाएंगे अपनी हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर करने। और इस मीटिंग में जो कि जेनिथ केमिकल और पूना ऑटोमोबाइल थे उन्होंने अपना ओरल कंसेंट दिया कि वो फेडरेशन ऑफिस यानी कि वो ऑफिस जहाँ पे ये जो हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो रजिस्टर होगी, ये लोग वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो इसलिए इन लोगों ने 14 अगस्त 1978 को अपनी जो एप्लीकेशन थी वो रजिस्ट्रेशन के लिए सबमिट कर दी। लेकिन जिस दिन रजिस्ट्रेशन होना था उस दिन ये जो रिस्पोंडेंट है यानी कि जेनिथ केमिकल और पूना ऑटोमोबाइल ये दोनों वहाँ पे एब्सेंट थे। तो इसलिए इन दोनों के एब्सेंस में जो बाकी के टेनेंट्स थे उन्होंने सक्सेसफुली अपने सोसाइटी को रजिस्टर करा दिया और अपने आप को सोसाइटी के मेंबर के रूप में भी रजिस्टर करा दिया। और इसके बाद भी पूना ऑटोमोबाइल और जेनिथ केमिकल है उन्होंने पिटिशनर के साथ कोई भी कम्युनिकेशन नहीं किया इवन रजिस्ट्रेशन के बाद भी। पिटिशनर ने 29 जनवरी 1979 को जेनिथ केमिकल और पूना ऑटोमोबाइल को एक और लेटर भेजा और उनसे कहा कि आप अपना कंसेंट लेटर और जितना भी कंट्रीब्यूशन जो हर महीने के हिसाब से बचा हुआ है वो सारे चीज़ आप पे करके सोसाइटी के एक परमानेंट मेंबर बन जाए। और जनवरी में भेजे गए इस लेटर का जो रिप्लाई है वो जेनिथ केमिकल ने 26 जुलाई 1979 को किया। और इस लेटर में जेनिथ केमिकल ने कहा कि वो अपना कंसेंट लेटर और जितना भी मेंबरशिप का कंट्रीब्यूशन है वो सब पे करने के लिए तैयार है।
लेकिन जेनिथ केमिकल का ये जो एप्लीकेशन है वो तब आया जब उन्होंने इतनी ज़्यादा लेट हो जाने के कारण पूना ऑटोमोबाइल को इजेक्ट कर दिया, यानी कि पूना ऑटोमोबाइल को कहा कि अब वो उस सोसाइटी का मेंबर नहीं बन सकता। और पूना ऑटोमोबाइल ने जब इस इजेक्टमेंट की नोटिस को रिसीव किया तो उसने भी एक और लेटर भेजा और कहा कि उसे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, इसलिए अब वो इस सोसाइटी का मेंबर बनना चाहता है और वो सारे कंट्रीब्यूशन भी पे करने को तैयार है। लेकिन जो पिटिशनर्स थे उन्होंने इन दोनों की ही इन एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया और उनसे कहा कि अब वो इस सोसाइटी के मेंबर नहीं बन सकते, जिसके कारण जो जेनिथ केमिकल और पूना ऑटोमोबाइल हैं वो डिप्यूटी रजिस्ट्रार के पास गए अपना केस लेकर। डिप्यूटी रजिस्ट्रार का हेल्ड था वो जेनिथ केमिकल्स और पूना ऑटोमोबाइल्स इनके फेवर में था, और उसके इस डिसीजन का कारण ये था कि इस केस में कहीं भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि जेनिथ केमिकल और पूना ऑटोमोबाइल्स ने सोसाइटी का मेंबर बनने से मना किया था, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि इन लोगों ने अपना ओरल कंसेंट दिया था कि वो इस सोसाइटी के मेंबर बनेंगे और अपना सारा कंट्रीब्यूशन वगैरह सब कुछ पे करेंगे। और साथ ही कोर्ट ने कहा कि जो अपीलेंट हैं वो अपना जो कंट्रीब्यूशन और कंसेंट लेटर है वो हमेशा से ही देने के लिए तैयार थे। और इसके साथ ही कोर्ट ने ये कहा कि सोसाइटी का जो रूल है जो कि बाईलॉ 80A है वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ये जो वो लॉ है वो ओल्ड बिल्डिंग्स पे नहीं अप्लाई किया जाता जिन्हें ओल्ड टीनेंट्स ने खरीदा हो। यहाँ पे ये बाईलॉ 80A क्या है इसे हम आगे समझेंगे। कोर्ट ने कहा इसलिए यहाँ पे नॉमिनल मेंबरशिप का भी कोई क्वेश्चन ही नहीं है और पूना ऑटोमोबाइल और जेनिथ केमिकल को इस सोसाइटी की फुल मेंबरशिप देनी चाहिए। अब हम ये देख लेते हैं कि ये बाईलॉ 80A आखिर है क्या। तो इस बाईलॉ के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि अगर कोई सोसाइटी का जो पर्सन है अगर वो सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के वक्त प्रेजेंट नहीं रहता है तो फिर उसे सोसाइटी का फुल मेंबर नहीं बनाया जाएगा, बल्कि वो सोसाइटी का सिर्फ एक नॉमिनल मेंबर ही बन के रहेगा। यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि ये जो बाईलॉ 80A है वो इस बिल्डिंग पे नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि ऐसा बाईलॉ केवल न्यू बिल्डिंग्स पे अप्लाई होता है, ना कि किसी ओल्ड बिल्डिंग पे। इसलिए यहाँ पे नॉमिनल मेंबरशिप की कोई क्वेश्चन ही नहीं है और जेनिथ केमिकल और पूना ऑटोमोबाइल दोनों फुल मेंबरशिप के लिए इंटाइटल्ड है। और इसके साथ ही डेप्यूटी रजिस्ट्रार ने ये भी कहा कि जो इस सोसाइटी का चीफ प्रमोटर है, चीफ प्रमोटर मतलब उस सोसाइटी का सेक्रेटरी, उन्होंने 29 जनवरी को एक और लेटर लिखकर जेनिथ केमिकल और पूना ऑटोमोबाइल को उस सोसाइटी का फुल मेंबर बनने का ऑफर दिया था। तो इसलिए वो इस ऑफर को अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है कि यहाँ पे 29 जनवरी को उसने अपना लेटर दिया था, ऑफर दिया था और उन्होंने जुलाई में उसका रिप्लाई किया था। तो यहीं पे क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि क्या ऑफ़र देने के इतने लंबे समय के बाद भी किसी ऑफ़र को रिवोक नहीं किया जा सकता। इसका जो हम डिसीजन है वो सीधे हाई कोर्ट के हेल्ड में देखेंगे। तो अब क्योंकि ये जो हेल्ड था वो पूना ऑटोमोबाइल और जेनिथ केमिकल के फेवर में था, यानी कि रिस्पोंडेंट्स के फेवर में था, तो जो पिटिशनर हैं उन्होंने डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार के पास अपील की। तो डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार का हेल्ड पिटिशनर है, यानी कि जो हाउसिंग सोसाइटी है उसके फेवर में थी। उनके इस हेल्ड का कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि भले ही बाईलॉ 80A है वो अकॉर्डिंग टू जो रूल है वो न्यू बिल्डिंग्स पे अप्लाई होता है, लेकिन ये बाईलॉ ऑलरेडी उस जब सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन हो रहा था तभी रजिस्टर हो चुका था। अब इसलिए क्योंकि ये बाईलॉ रजिस्टर हो चुका है इसलिए ये उस बिल्डिंग पर एप्लीकेबल है। और अगर ये बाईलॉ इतना ही इस बिल्डिंग पे नहीं अप्लाई होता था तो जिन्होंने इन रूल्स को रजिस्टर किया ये उनकी जिम्मेदारी थी कि वो इस बाईलॉ को रजिस्टर करते ही ना और इसमें हाउसिंग सोसाइटी के लोगों को अमेंडमेंट के लिए कहते। इस रूल के रजिस्टर हो जाने के कारण 29 जनवरी को जो बिल्डिंग के चीफ प्रमोटर ने जेनिथ केमिकल और पूना ऑटोमोबाइल को ऑफर दिया था उस सोसाइटी का फुल मेंबर बनने का, वो इनइफेक्टिव हो जाता है। और इसलिए यहाँ पे ये जो दोनों लोग हैं जेनिथ केमिकल और पूना ऑटोमोबाइल ये केवल नॉमिनल मेंबर ही बन सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो जजमेंट है वो क्योंकि जेनिथ केमिकल और पूना ऑटोमोबाइल के अगेंस्ट था तो उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट के पास अपील की, जहाँ पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन ने उनकी इस अपील को सुना। तो उनका जो हेल्ड था वो फिर से जो रिस्पोंडेंट यानी कि जेनिथ केमिकल और पूना ऑटोमोबाइल है उनके फेवर में था और उन्होंने अपने जो हेल्ड का कारण है वो वही दिया जो डेप्यूटी रजिस्ट्रार ने दिया कि बाईलॉ 80A नहीं एप्लीकेबल होगा, और साथ ही सोसाइटी ने ऑफर दिया था जिसे यूं ही रिवोक नहीं किया जा सकता। इसके कारण जो पिटिशनर हैं यानी कि जो हाउसिंग सोसाइटी के लोग हैं उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट पिटिशन ऑफ मैंडेमस फाइल की।
तो जो बॉम्बे हाई कोर्ट का हेड था वो पिटिशनर यानी कि हाउसिंग सोसाइटी के फेवर में था। और जो बाईलॉ 80A की बात है उसके लिए उन्होंने डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार के ही डिसीजन को अपहेल्ड किया, यानी कि अकॉर्डिंग टू हाई कोर्ट एक बार अगर कोई रूल रजिस्टर हो जाता है तो फिर वो एप्लीकेबल होगा। अब वो रूल अगर उनके लिए नहीं बना है तो वो जो रजिस्टर कर रहा है उसकी जिम्मेदारी है कि वो इस रूल को देखे, रिवाइज करे और उन्हें अमेंडमेंट के लिए बोले। और इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा, हम यहाँ ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे जो जेनिथ केमिकल और पूना ऑटोमोबाइल है उन्होंने कभी भी सोसाइटी का मेंबर बनने के लिए मना नहीं किया, क्योंकि अपना ओरल एसेंट अपने मीटिंग में दे देने के बाद उन्होंने कभी भी अपने एक्शन से ये बात कभी दिखाई ही नहीं कि वो इस सोसाइटी का मेंबर बनना चाहते हैं। ना ही वो रजिस्ट्रेशन के वक्त प्रेजेंट थे और ना ही उन्होंने अपना कंसेंट लेटर दिया था और ना ही अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि जो जेनिथ केमिकल और पूना ऑटोमोबाइल है उन्हें जब 29 जनवरी को ऑफर दिया गया सोसाइटी का फुल मेंबर बनने के लिए तो उन्होंने इस ऑफर का भी लंबे समय तक कोई जवाब नहीं दिया। जेनिथ केमिकल ने इस ऑफर का जवाब तब दिया जब पूना ऑटोमोबाइल को सोसाइटी के लोगों ने इजेक्ट कर दिया। तो जिसके बाद जेनिथ केमिकल को ऐसा लगा कि कहीं उन्हें भी कहीं ये लोग इजेक्ट ना कर दे, इसलिए उसने अपना जवाब जुलाई में दिया और कहा कि वो इस सोसाइटी का मेंबर बनने के लिए तैयार है। और साथ ही ये भी नहीं कहा जा सकता जो सोसाइटी है वो जो अपना 29 जनवरी को अपने लेटर में जो ऑफ़र दिया था वो उसे ड्रॉ नहीं कर सकता, और ना ही रिस्पोंडेंट्स के पास इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करने के लिए अनलिमिटेड टाइम है। और कोर्ट ने कहा कि अगर किसी ऑफ़र में कोई टाइम प्रिस्क्राइब किया गया है तो फिर वो जो ऑफ़र है वो उस टाइम के लैप्स होने के बाद रिवोक हो जाता है, लेकिन अगर किसी ऑफ़र में कोई टाइम नहीं प्रिस्क्राइब किया गया है तो एक रीज़नेबल टाइम के एक्सपायर हो जाने के बाद हम उस ऑफ़र को रिवोक ही मानेंगे। तो इस तरह से इस कोर्ट का हेड जो पिटिशनर यानी कि हाउसिंग सोसाइटी है उनके फेवर में था। इसके अलावा अगर हम रीज़नेबल टाइम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो किसी भी ऑफ़र के लिए रीज़नेबल टाइम पीरियड क्या होगा ये हर प्रपोजल के केस पर अलग अलग डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी ऑफ़र में गोल्ड इन्वॉल्व है जिसका जो प्राइस है वो अक्सर करके फ्लक्चुएट होता है, इसके लिए जो रीज़नेबल टाइम है वो बहुत कम होगा। लेकिन अगर किसी ऑफ़र में कोई प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है तो फिर वहाँ पे रीज़नेबल टाइम ज़्यादा होगा। अब हम देख लेते हैं सेक्शन 6 क्लॉज 3 में दिए गए बाय फेलियर टू एक्सेप्ट कंडीशन प्रेसिडेंट को। सेक्शन 6 का क्लॉज 3 कहता है कि अगर कोई एक्सेप्टर जो है वो अगर कंडीशन प्रेसिडेंट को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, फुलफिल नहीं कर पाता है तो यहाँ पे ये जो प्रपोजल है वो रिवोक हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं कि कंडीशन प्रेसिडेंट का क्या मतलब होता है। कंडीशन प्रेसिडेंट बेसिकली ऐसा कोई कंडीशन होता है जिसके फुलफिलमेंट के बाद ही कोई कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिएबल होगा, और जब तक इस कंडीशन प्रेसिडेंट को फुलफिल नहीं कर दिया जाता तब तक यहाँ पे कोई भी पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट के किसी भी पार्ट को फुलफिल करने के लिए बाउंड नहीं होती है। और जैसे ही कंडीशन प्रेसिडेंट को फुलफिल कर दिया जाता है तब वहाँ वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिएबल होता है। अगर हम इसे एक एग्जांपल से समझें तो मान लीजिए ए ने बी को कहा कि मैं तुम्हारे प्लॉट पे एक कुआं खोद दूंगा लेकिन तब जब तुम मुझे 1000 रुपये एडवांस दोगे। तो यहाँ पे 1000 रुपये एडवांस में ये जो देने की बात है ये होगा कंडीशन प्रेसिडेंट, यानी कि अगर बी ने ए को 1000 रुपये दे दिए तभी इनके बीच का ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इन्फोर्सिएबल होगा। लेकिन जब तक बी ने ये एडवांस ए को नहीं दिया है तब तक यहाँ पे ना तो ए और ना ही बी किसी भी तरह के कंडीशन को फुलफिल करने के लिए बाउंड है। इसके लिए हम एक केस लॉ देखेंगे जो कि स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस महेंद्र चंद्र दास। तो इस केस में रिस्पोंडेंट ने कोलकाता के एक सॉल्ट लेक सिटी में एक लैंड को लीज पर लेने के लिए एप्लीकेशन दिया। उसकी ये जो एप्लीकेशन है वो प्रोविजनली एक्सेप्ट हो जाती है, लेकिन उसे ये कहा जाता है कि उसकी ये जो एप्लीकेशन है वो परमानेंटली तभी एक्सेप्ट होगी जब वो इस प्लॉट के लिए अपनी सलामी ड्यूटी को पे कर देगा। ये क्या होती है इसके बारे में हम आगे समझेंगे। और ये जो सलामी ड्यूटी है इसे पे करने के लिए पिटिशनर्स ने 2 वेज दिए थे रिस्पोंडेंट को, जिसमें से पहला था कि या तो रिस्पोंडेंट पूरी सलामी ड्यूटी को 90 डेज़ के अंदर पे कर दे, या फिर जो रिस्पोंडेंट है वो सलामी ड्यूटी का हाफ अमाउंट 90 डेज़ के अंदर पे कर दे और बाकी का अमाउंट वो 3 साल के अंदर पे करे, जहाँ पहले के 2 साल 7% इंटरेस्ट लगेगा और आखिरी के 1 साल में 10% इंटरेस्ट लगेगा। तो अब हम देख लेते हैं कि सलामी ड्यूटी का क्या मतलब होता है।
तो सलामी ड्यूटी बेसिकली एक इनिशियल प्रीमियम होता है, एडवांस की तरह होता है कि आपको ये जो कॉन्ट्रैक्ट है अगर इसे इन्फोर्सिबल बनाना है तो फिर आपको इतना अमाउंट पे करना होगा। तो बेसिकली यानी कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पर ये जो सलामी ड्यूटी है वो कंडीशन प्रेसिडेंट है, यानी कि जब रिस्पोंडेंट 90 डेज़ के अंदर इस एडवांस अमाउंट को पे कर देगा तभी यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बाउंड होगा। तो जो रिस्पोंडेंट है उसने 90 डेज़ के अंदर किसी भी ऑप्शन के अंडर में अपनी सलामी ड्यूटी को पे नहीं किया, जिसके कारण उसे वो जो लैंड है वो नहीं अलॉट किया गया। लेकिन 3 साल के बाद रिस्पोंडेंट ने गवर्नमेंट को कुछ इंक्वायरी के लिए एक एप्लीकेशन दिया और साथ ही कहा कि उसकी जो सॉल्ट लेक सिटी के लैंड की अलॉटमेंट है उसे भी रिवाइव कर दिया जाए। इस एप्लीकेशन के बाद अथॉरिटीज़ ने रिस्पोंडेंट को बताया कि क्योंकि उसने अपनी सलामी ड्यूटी टाइम पे नहीं पे की थी इसलिए वो उसे अब उस लैंड को अलॉट नहीं कर सकते। तो इसीलिए रिस्पोंडेंट ने उनके अगेंस्ट में लोअर कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दिया और लोअर कोर्ट का जो डिसीजन था वो रिस्पोंडेंट के फेवर में था। इसलिए जो गवर्नमेंट है उसने हायर कोर्ट में अपील की। तो जो हाई कोर्ट का जजमेंट था वो पिटिशनर यानी कि गवर्नमेंट के फेवर में था। कोर्ट ने कहा कि अलॉटमेंट ऑर्डर के अकॉर्डिंग रिस्पोंडेंट को 90 डेज़ के अंदर या तो फुल सलामी ड्यूटी पे करनी थी या फिर उसका हाफ अमाउंट पे करना था। लेकिन जो रिस्पोंडेंट है वो ऐसा नहीं कर पाया और क्योंकि उसने इस कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन प्रेसिडेंट को नहीं परफॉर्म किया इसलिए यहाँ पर रिस्पोंडेंट को वो प्लॉट नहीं अलॉट किया जा सकता। और अगर हम इस केस के कंक्लूजन या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझे तो यहाँ पे सलामी ड्यूटी का पे करना, जैसे कि हमने पहले भी बताया, ये इम्पॉर्टेंट था उस अलॉटमेंट को फाइनलाइज करने के लिए। इसलिए यहाँ पे ये जो सलामी ड्यूटी को पे करने का स्पेसिफाइड टाइम था ये कंडीशन प्रेसिडेंट था और इस कॉन्ट्रैक्ट की कंप्लीशन के लिए इस कंडीशन प्रेसिडेंट की फुलफिलमेंट आवश्यक थी। अब हम इसके लास्ट मोड ऑफ रिवोकेशन जो कि डेथ और इंसैनिटी ऑफ ऑफरर है उसे समझ लेते हैं। तो सेक्शन 6 का क्लॉज 3 ये कहता है कि कोई भी ऑफरर यानी कि जिस पर्सन ने ऑफर दिया है उसके डेथ या इंसैनिटी के साथ ही रिवोक हो जाता है। लेकिन इसमें ये कहा गया है कि ऑफरर की इस डेथ या इंसैनिटी की नॉलेज एक्सेप्टर को अपना एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करने से पहले ही दे देनी होगी। अगर एक्सेप्टर ने मान लीजिए अपना कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट कर दिया है और उसके बाद उसे ऑफरर के डेथ या इंसैनिटी की नॉलेज होती है तो यहाँ पे वो नॉलेज इमटेरियल होगी और यहाँ पे एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाएगा। और अगर हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ अदर पॉइंट्स में समझें तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ऑफरी यानी कि जिस पर्सन को ऑफर एक्सेप्ट करना है उसकी डेथ पे क्या होगा इसके बारे में कुछ नहीं बताता। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि ऑफ़र का एक्सेप्टेंस खुद ऑफरी ही कर सकता है और कोई दूसरा पर्सन नहीं कर सकता है, इसलिए यहाँ पे ऑफरी की डेथ हो जाने के बाद वो जो ऑफ़र है वहाँ पे उस ऑफ़र का कोई एक्सेप्टेंस कोई नहीं कर सकता, नहीं ऑफरी खुद कर सकता है और ना ही उसका ड्यूली ऑथराइज्ड जो एजेंट था जब वो जिंदा था वो कर सकता है। तो रिवोकेशन ऑफ ऑफर को समझने के लिए हमने क्या क्या पढ़ा, अगर हम उसको थोड़ी देर में रिवाइज करें, सीरीज़ की सबसे पहले वीडियो में सेक्शन 5 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को समझा था जो कि बात करता है रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स एंड एक्सेप्टेंस के बारे में, जिसके क्लॉज 1 में हमने ये देखा था कि कोई प्रपोजल कब रिवोक किया जा सकता है। उसके बाद हमने सेक्शन 6 को देखा था जिसमें बताया जाता है रिवोकेशन हाउ मेड, जिसमें 4 क्लॉजेस 4 मोड्स ऑफ रिवोकेशन के बारे में बताते हैं जो कि है नोटिस ऑफ रिवोकेशन, लैप्स ऑफ टाइम, बाय फेलियर टू एक्सेप्ट कंडीशन प्रेसिडेंट और बाय डेथ और इंसैनिटी ऑफ प्रपोजल। इसके बाद हमने सेक्शन 6 के क्लॉज 1 यानी कि नोटिस ऑफ रिवोकेशन को समझा जिसके अंदर हमने 5 डिफरेंट टॉपिक्स को देखा था जो कि है कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर, withdrawal before expiry of fixed period, communication of revocation should be from offerer himself, रिवोकेशन ऑफ जनरल ऑफर और रिवोकेशन ऑफ बिड। उसके बाद हमने आज की इस वीडियो में लैप्स ऑफ टाइम को समझा, बाय फेलियर टू एक्सेप्ट कंडीशन प्रेसिडेंट को समझा और बाय डेथ और इंसैनिटी ऑफ प्रपोजर को समझा। तो इस तरह से इस वीडियो के साथ रिवोकेशन ऑफ ऑफर हमने पूरी तरह से समझ लिया है। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो आई होप कि आपको रिवोकेशन ऑफ ऑफर पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। रिवोकेशन ऑफ ऑफर की कंप्लीट सीरीज़ को देखने के लिए आप इस प्लेलिस्ट पर क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।